हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में NTSC स्टेज 1 एग्ज़ाम में हम होंगे कामयाब के मोटिवेशन के साथ हम बायोलॉजी के चैप्टर सेल एंड टिश्यूज़ का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। देखो, प्रीवियस सेशन में हमने प्लांट टिश्यूज़ का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई प्लांट बॉडी में ना बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। अब इन सभी टिश्यूज़ की स्टडी को इजी एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी प्लांट टिश्यूज़ को कैटेगराइज कर देते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की और दूसरी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यूज़ की। तो प्रीवियस सेशन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 टाइप्स भी बताए थे। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो कहानी है वो होती है कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये भी बताया था कि हम परमानेंट टिश्यूज़ को फर्दर और 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के ऊपर कि भाई ये परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और फिर इसके बाद में इनकी जो पहली कैटेगरी है सिंपल परमानेंट टिश्यू, इस कैटेगरी को भी हम करेंगे डिस्कस। सो आई होप कि अब आपको इस सेशन का जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले परमानेंट टिश्यूज़ के ऊपर और इसके बाद में इनकी जो पहली कैटेगरी है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, उसको भी हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। परमानेंट टिश्यूज़ originate from meristematic tissues and become permanent at fixed positions in the plant body। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में एक बहुत ही बड़ा और काफ़ी भारी भरकम सा स्टेटमेंट दे दिया गया है। क्या बोला गया है कि परमानेंट टिश्यूज़ जो है ना वो कहाँ से आते हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही आते हैं एंड बिकम परमानेंट एट फिक्स्ड पोजिशंस इन द प्लांट बॉडी। देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो कहाँ से आ जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस सेशन में कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनको किसी काम से मतलब ही नहीं होता है। उनके दिमाग में बस एक चीज़ फिट कर दी रहती है कि सुनो तुम्हें डिवाइड करना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो अंधाधुंध क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, यानी कि डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। और इस डिवीजन से होगा क्या, इस डिवीजन से आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। और अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, उस बॉडी की ग्रोथ होगी। भाई देखो, मैंने आपको समझाया था कि सपोज हमारे पास क्या है, प्लांट का ये एक बहुत ही छोटा सा पतला सा स्टेम है, ठीक है ना, ये एक स्टेम है। अब स्टेम में क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको बस ये बोला जाता है कि तुम्हें सिर्फ डिवाइड करना है, तो ये क्या करते हैं, सेल्स अंधाधुंध डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, यानी कि डिवीजन होता जाता है। इतने रिपीटेड डिविजन्स होते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आने वाले हैं। अब मुद्दा ये है कि हर चीज़ की ना एक कैपेसिटी होती है चीज़ों को स्टोर करने की, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है चीज़ों को स्टोर करने की। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बाल्टी वाला एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास जो है घर में 3 से 4 बाल्टियाँ हैं, बकेट्स हैं बहुत सारी, तो हर एक बकेट की पानी को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होगी ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 4 बाल्टियाँ हैं तो चारों की चारों जो बाल्टियाँ हैं उनमें जो पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो सब में कैसी है, एक जैसी है। ये साइज़ इतना सा है, मतलब एक बाल्टी है जिसका साइज़ इतना सा है और एक बाल्टी जिसका साइज़ इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना,
साइजेस अलग अलग हैं, तो दोनों में ही पानी जो होगा वो अलग अलग उनकी अलग अलग क्वांटिटी आप बोल सकते हो कि उसमें आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि जो प्लांट का छोटा सा स्टेम था, इस स्टेम में ऐसा नहीं है कि इस स्टेम में जो है ना सेल्स आ नहीं सकते थे, आ सकते थे, लेकिन इस स्टेम की भी एक कैपेसिटी थी सेल्स को एकोमोडेट करने की। अब क्या हुआ, क्योंकि इस स्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स थे और ये सेल्स क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे, तो इस डिवीजन से हो क्या रहा था, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे, नए नए सेल्स आ रहे थे और आते ही जाएंगे। तो अब ये प्लांट का स्टेम बोलेगा कि भाई मेरे तो अब कैपेसिटी के बाहर है, जो नए नए सेल्स बन रहे हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, इनको मैं अपने अंदर अब जो है ना अकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हो गया, क्या एक ट्यूमर निकल आएगा, भाई स्टेम की कैपेसिटी के अब बाहर हो रहा है, तो क्या स्टेम में से एक ट्यूमर निकल आएगा, और ये जो ट्यूमर निकला है क्या इसमें जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं वो क्या इस ट्यूमर में आकर के बैठ जाएंगे। एक ट्यूमर से तो काम चलने नहीं वाला, दूसरा भी ट्यूमर निकल आएगा। ऐसे तो भाई आप बोल सकते हो कि पूरे प्लांट बॉडी में क्या होगा, ट्यूमर ही ट्यूमर निकल आएंगे। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो तो रुक ही नहीं रहे हैं, वो तो डिवाइड करते ही जा रहे हैं, रिपीटेड डिविजन्स हो रहे हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब जो नए नए सेल्स बन रहे हैं और आगे जो नए नए सेल्स बनेंगे उनको रखने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए जगह तो चाहिए है ना, तो ट्यूमर थोड़ी ना निकलेंगे। क्या होगा, ये जो स्टेम है ना प्लांट का, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। कैसे ग्रोथ हो जाएगी, तो भाई ये लंबा हो जाएगा और साथ साथ में आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा चौड़ा भी हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी गर्थ बढ़ेगी। तो बेसिकली जब लेंथ बढ़ जाएगी, गर्थ इंक्रीज हो जाएगी, तो जो नए नए सेल्स बन रहे हैं वो नए नए सेल्स किसी ट्यूमर में जाकर के फिट नहीं होंगे, वो इसी स्टेम में आप बोल सकते हो कि रह जाएंगे। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ सेल्स नए नए आते जा रहे हैं, तो इन नए नए सेल्स को रखने के लिए, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स को रखने के लिए जगह होनी चाहिए। जगह कैसे बनेगी, जब प्लांट का वो वाला पार्ट ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा, लंबाई में, गर्थ में यानी कि चौड़ाई में, डायमीटर इंक्रीज होगा, कुछ इस तरीके से। अब हुआ ये, पूरी कहानी सुनना, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कुछ सेल्स थे, कुछ सेल्स ऐसे थे जिन्होंने आप बोल सकते हो कि जो अपने सेल डिवीजन की फाइनल स्टेज में पहुंच गए। आई रिपीट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कुछ सेल्स थे जो कि सेल डिवीजन की फाइनल स्टेज में पहुंच गए और उनकी ग्रोथ भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आप बोल सकते हो कि डिवीजन की आखिरी स्टेज में पहुंचने के बाद और ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद उन सेल्स ने बोला कि अब हम ये बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। बच्चों वाला काम मतलब क्या, सेल डिवीजन वाला। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना। वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते हैं। तो उन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे निकले जो कि डिवीजन की आखिरी स्टेज में पहुंच गए और उनकी ग्रोथ भी जो है ना कंप्लीट हो गई। बेसिकली वो क्या हो गए, मैच्योर हो गए। तो ऐसे मैच्योर सेल्स ने बोला कि भाई अब हम ये बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, मतलब कि अब हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे। तो हमने उनसे बोला कि चलो ठीक है, अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप मत करो, आप डिवीजन मत करो, लेकिन अगर आप प्लांट बॉडी में हो तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो इन मैच्योर सेल्स से हमने पूछा कि भाई अगर आपको डिवीजन नहीं करना है तो फिर आपको करना क्या है। तो इन मैच्योर सेल्स ने बोला कि हम कोई स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर लेंगे। अब स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम सबको पता है कि किसकी ज़रूरत होती है, एक पीएचडी की डिग्री की ज़रूरत होती है। तो हमने मैच्योर सेल्स को बोला कि सुनो, अगर तुमको स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ना तो तुमको पहले पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ेगी उन फंक्शंस में, यानी कि आपको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। तो मैच्योर सेल्स ने बोला कि इसमें क्या जाता है, हम हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड। क्यों, क्योंकि हमको डिवीजन तो करना नहीं है ना, तो डेफिनेटली हमको कुछ, भाई प्लांट बॉडी में रहना है तो फ्री में तो कोई रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उसको काम करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी काम पर तो उसको लगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे उनका काम था डिवीजन करना। उन्हीं सेल्स में से कुछ ऐसे सेल्स आए जो कि अपने डिवीजन की लास्ट स्टेज में पहुंच गए,
उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई, बेसिकली वो मैच्योर हो गए। मैच्योरिटी अटेन करने के बाद उन्होंने बोला कि अब हम जो है ना ये काम नहीं करेंगे बच्चों वाला, अब हम डिवीजन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। हम उन स्पेसिफिक फंक्शंस में क्या करेंगे, पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेंगे, बेसिकली हम मास्टर हो जाएंगे उन फंक्शंस में, और ज़िंदगी भर क्या करेंगे, वही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या कि ये जो मैच्योर सेल्स आए हैं जो कि स्पेशलाइज होने जा रही हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इन्हीं मैच्योर सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही परमानेंट टिश्यूज निकल करके आते हैं, कि उनके सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही सेल्स क्या हो चुके हैं, फुली ग्रो हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि अब हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब बेसिकली हम स्पेशलाइज्ड होने जा रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और ऐसे ही सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब तो नहीं भूलोगे, पूरी कहानी के फॉर्म में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। एंड बिकम परमानेंट, जैसा नाम वैसा काम, कि परमानेंट टिश्यूज नाम है तो काम भी उनका वैसे ही है कि क्या करेंगे, प्लांट की आप बोल सकते हो कि एंड बिकम परमानेंट एट फिक्स्ड पोजिशंस इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में फिक्स्ड पोजिशन पे जाकर के बैठ जाएंगे कि भाई अब हम यहाँ बैठे हैं और हम यहीं बैठे रहेंगे, अब हमको कोई हटा करके देखे, हिला करके देखे, हम नहीं हटने वाले। तो जैसा नाम वैसे ही काम, शायद काम ऐसा है इसीलिए नाम रख दिया गया क्या, परमानेंट टिश्यूज। ढीठ, एक नंबर की ढीठ, कि प्लांट बॉडी में क्या हुआ है, फिक्स्ड पोजीशंस जाकर के इन लोगों ने अटेन कर ली कि भाई अब हम यहाँ बैठेंगे, अपनी अपनी पोजीशन फिक्स कर ली कि भाई अब हम यहाँ बैठेंगे या अब हम यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मैच्योर सेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट हैव अंडरगॉन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही सेल्स होते हैं जिनकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी रहती है, जो आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन की आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, है ना, वो बेसिकली मैच्योर हो चुके रहते हैं। तो अगर कोई सेल मैच्योर हो रहा है इसका मतलब क्या, कि उसकी ग्रोथ हो चुकी रहेगी। भाई ह्यूमन बींग्स में भी तो ऐसे ही होता है, जब हमारी ग्रोथ आप बोल सकते हो कि कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में हम मैच्योर हो जाते हैं। हम लोग से बच्चों से बोला जाता है ना कि थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर के आओ अपने अंदर, तो वो मैच्योरिटी आप बोल सकते हो कि कैसे और कब आनी रहती है, जब हमारी बॉडी की ग्रोथ पूरी हो चुकी रहती है कि भाई अब इतनी ग्रोथ होनी थी, हो गई, यानी कि अब इंसान क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं, वही क्या हो चुके हैं, अपनी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ हो चुकी है, अब वो मैच्योर हो चुके हैं। तो they are made up of mature cells that have undergone growth and differentiation। अब आप बोलोगे कि मैम ग्रोथ का मतलब तो आपने समझा दिया, ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखो जैसा नाम है ना, प्रोसेस भी बिल्कुल वैसी ही है। डिफरेंशिएशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग डिफरेंट। क्या बोला मैंने, नाम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिफरेंट, अलग होने की प्रोसेस को, या अलग होना भी नहीं, अलग बनने की प्रोसेस को, है ना, अलग बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कि आप बोल सकते हो कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं। उन सेल्स की खास बात क्या होती है कि उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी रहती है, वो मैच्योर हो चुके रहते हैं, और उनका डिफरेंशिएशन भी हो चुका रहता है, यानी कि वो अलग बन चुके रहते हैं। अलग कैसे बने हैं, किन टर्म्स में बने हैं, तो इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई हमने क्या करा है, एक डेफिनेट शेप और साइज अटेन कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। इसके अलावा हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हमको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, अब हम उसी फंक्शन पे चिपके रहेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ ना, ये आप बोल सकते हो कि अलग बनने की प्रोसेस हुई ना, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनको तो कुछ अता पता ही नहीं रहता। भाई उनके अंदर तो मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या होता है, डिवाइड करना। उनको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो क्या ज़रूरत है चीज़ों को स्टोर करने की, खाने पीने को स्टोर करने की? तो स्टोर करना नहीं है, इसलिए वैक्यूल्स होते नहीं हैं। इसके अलावा उनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बहुत बढ़िया होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल है और इस सेल को क्या करना है, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं। तो जाहिर सी बात है जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे इनमें भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसमें भी होगा और इनमें भी होगा, डॉटर सेल्स में भी होगा। तो मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया था कि अगर मम्मा के पास 10 चॉकलेट हैं तभी वो क्या कर सकती हैं, अपने बच्चों में चॉकलेट्स डिवाइड कर सकती। लेकिन अगर मम्मा के पास ही चॉकलेट नहीं होंगी तो फिर बच्चों में वो क्या देंगी, क्या बांटेंगी? तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ कि अगर पेरेंट सेल में न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो डॉटर सेल्स में कहाँ से आएगा? इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और वैक्यूल्स होने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि उनको कुछ स्टोर करना ही नहीं होता, क्योंकि उनका काम क्या होता है, मतलब उनको सिर्फ डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं करना होता। लेकिन जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के सेल्स की, तो इनका डिफ्रेंसिएशन हो चुका रहता है, यानी कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स बोलते हैं कि भाई हम फुल्ली ग्रोन हैं, हम मैच्योर सेल्स हैं, हमारी ग्रोथ हो चुकी है, हमने क्या करा है, एक स्पेसिफिक शेप और साइज जो है ना अक्वायर कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म करेंगे। तो अब बेसिकली हम क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, अलग बन चुके हैं। तो अलग बनने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आप खुद देख सकते हो कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उन लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। और आगे जा कर के जब हम परमानेंट टिश्यू के सेल्स के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके शेप में क्या डिफरेंसेस आए हैं एज कम्पेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स। कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्या हो चुके हैं, डिफरेंट बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, फंक्शन। कि हमारा अब एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, हमारा एक डेफिनेट शेप और साइज होगा। अब हम प्लांट बॉडी में आप बोल सकते हो कि फिक्स्ड पोजीशंस पे ही पाए जाएंगे, हर कहीं नहीं पाए जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो ऐसे सेल्स के बने हैं जो कि मैच्योर होते हैं, दैट हैव अंडरगॉन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि वो अलग बनने की प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो अलग बन चुके हैं। परमानेंट सेल पोजेसेस डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब यही तो होता है कि हम अलग बनने की प्रोसेस। तो अलग कैसे बना जा सकता है भाई? तो डेफिनेट शेप, साइज अक्वायर करके, फंक्शन जो है ना अक्वायर करके, डेफिनेट। सो परमानेंट टिश्यू के सेल्स पोजेस डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन। दे हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिविजन, दे मे बी लिविंग और डेड। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब इनके पास डिविजन की जो पावर है ना वो खो चुके रहते हैं ये लोग। भाई देखो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स थे जिनकी ग्रोथ हो चुकी थी, जो मैच्योर हो चुके थे, हमने जाकर के उनसे नहीं बोला था कि आप जो है ना अब डिवीजन करना छोड़ दो। उन्होंने अपने आप बोला था कि भाई अब हम ये बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, हम उन फंक्शंस में पीएचडी की डिग्री हासिल करेंगे, मास्टरी हासिल करेंगे। तो देखो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो डिवाइड करो या स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करो। अगर आपने स्पेसिफिक फंक्शंस का जिम्मा उठाया हुआ है तो अब आप डिवीजन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि अब परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड नहीं कर सकते। एक ही चीज़ हो सकती है, तो डिवाइड करो या स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करो। तो सीधी सी बात है ना, डिफरेंशिएशन हो चुका है, डेफिनेट शेप, साइज जो है ना वो अटेन कर चुके हैं, अक्वायर कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, फंक्शन भी वो जो है ना अब स्पेसिफिक ही परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए दे हैव लॉस्ट देयर पावर या एबिलिटी ऑफ डिविजन। दे मे बी लिविंग और डेड। और सबसे मज़ेदार बात क्या होती है कि जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो जिंदा भी हो सकते हैं और मरे भी रह सकते हैं, लिविंग भी होते हैं, डेड भी होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अगर डेड सेल्स हैं तो फिर प्लांट बॉडी में इनका क्या काम, हटा देना चाहिए इन डेड सेल्स को। जैसे कि मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं कि डेड स्किन सेल्स को हटा दो। तो अगर प्लांट बॉडी में भी डेड सेल्स हैं तो इनको हटा देना चाहिए ना। नहीं, हटाते नहीं। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि इन डेड सेल्स का भी प्लांट बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंस होता है। कैसे पढ़ेंगे? ओके, द लिविंग परमानेंट सेल्स आर लार्ज एंड यूजुअली पोजेस थिन वॉल्स एनक्लोजिंग वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। जो लिविंग सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यूज के, वो बेसिकली कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। भाई ग्रोथ हो चुकी है ना,
तो देखो ऐसा है कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स को ना आप एकदम बुजुर्ग टाइप के सेल्स मानो कि ग्रोथ उनकी हो चुकी है। अब ग्रोथ हो चुकी रहेगी तो साइज भी कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोला गया है कि परमानेंट टिश्यू के जो लिविंग सेल्स होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं एंड यूजुअली पोजेस थिन वॉल्स, उनकी वॉल्स कैसी होती है, थिन होती है। और साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, वैक्यूलेटेड, यानी कि साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स आप पाए जाएंगे। देखो ये भी तो हुआ क्या, एक अलग बनने की मतलब जो अलग बनने की प्रोसेस थी, जो डिफरेंशिएशन था, उसका यहाँ पे आपको एक एलिमेंट नजर आया ना, एक एलिमेंट आपको नजर आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे उनमें तो वैक्यूल्स थे ही नहीं, थे भी तो बहुत ही कम थे, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि कुछ स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है, कि बने नहीं कि फिर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं उनको काम करना है भाई, तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सेल्स मतलब खाने पीने से मिलेगी। तो खाने पीने को स्टोर तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए क्या हो जाता है, परमानेंट टिश्यू के सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसमें वैक्यूल्स आ जाते। तो देखो ये एक डिफरेंट एलिमेंट आपको नजर आया कि नहीं आया, कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स अलग होते हैं और परमानेंट टिश्यू के जो लिविंग सेल्स हैं वो अलग होते हैं। कि भाई काम तो करना है, तो एनर्जी तो चाहिए है, तो खाने को स्टोर भी करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स डेवलप करवा लेंगे। तो ये जो आपको छोटे छोटे से एलिमेंट्स नजर आएंगे ना, जो आपको चेंजेस नजर आएंगे, इन चेंजेस से ही आपको ये रियलाइज होगा कि किस तरीके से परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। दे हैव अंडरगॉन डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस क्या बोलती है डिफ्रेंशिएशन की, कि ऑफ बिकमिंग डिफरेंट, हम अलग बनने की प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हैं। तो अलग बन तो रहे हैं भाई, बन तो रहे हैं, धीरे धीरे ये अलग बनते जा रहे हैं। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं और परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का अलग अलग होना है ना, यही क्या दर्शाता है कि जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं वो अलग बन चुके हैं, उनमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, चलो। द डेड परमानेंट सेल्स आर यूजुअली थिक वॉल्ड एंड विदाउट साइटोप्लाज्म। भाई अगर आपको याद हो तो हमने सेल्स की डिस्कवरी में पढ़ा था, मतलब जब हम इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही थे, तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, कॉर्क स्लाइस को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था और देखा था कि भाई स्लाइस में जो है ना छोटे छोटे से रूम्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, और इन्हीं रूम्स को क्या बोला गया था, सेल्स बोला गया था। अब ये जो रूम्स थे ये कैसे थे, बिल्कुल एम्प्टी थे, खाली थे। इसीलिए कंक्लूजन ये निकाला कि भाई जो रॉबर्ट हुक सर ने सेल्स डिस्कवर किए थे वो कैसे थे, डेड सेल्स थे। इसका मतलब है कि जो डेड सेल्स होते हैं, भाई सेल अगर मरा हुआ है इसका मतलब क्या, कि ना उसमें साइटोप्लाज्म है ना उसमें न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे यही तो बोला गया कि जो डेड परमानेंट सेल्स होते हैं ना, उनकी जो वॉल होती है वो बेसिकली थिक होती है और अंदर कुछ नहीं होता, यानी कि विदाउट साइटोप्लाज्म। परमानेंट टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लिविंग or dead cells formed by meristematic tissues and have lost their ability to divide and have permanently placed at a fixed position in the plant body। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई परमानेंट टिश्यूज की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे कि परमानेंट टिश्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप या कलेक्शन ऑफ लिविंग और डेड सेल्स, जिसको कौन बनाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं। और इन्हीं परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव परमानेंटली प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में आप बोल सकते हो कि फिक्स्ड पोजीशंस पे इनको हमेशा के लिए परमानेंटली प्लेस कर दिया जाता है कि भाई अब आप प्लांट बॉडी में इन पोजीशंस में मिलोगे और हमेशा मिलोगे। ऐसा नहीं कि आज मिल रहे हो कल कहीं और मिलोगे, नहीं, यही मिलोगे, हमेशा मिलोगे। ठीक है, इनके पास इनका डेफिनेट शेप साइज आ जाता है, डेफिनेट फंक्शंस जो है ना ये परफॉर्म करने, स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो आई होप कि इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो सीधी सी बात है, परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए उतनी मैंने आपको दे दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परमानेंट टिश्यूज़ का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो हमारा पूरा कवर हो चुका है, अभी नहीं हुआ है। परमानेंट टिश्यूज़ की जो दो कैटेगरीज हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, इन दोनों ही कैटेगरीज को अभी हमें डिस्कस करना है, अभी तक किया नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये बोल सकते हो
कि परमानेंट टिश्यूज़ का जो ओरिजिन है, कि अचानक से कहाँ से आ जाते हैं ये प्लांट बॉडी के अंदर, इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इतना तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब जब आ ही गया है तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहाँ? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के इस सेशन में हम परमानेंट टिश्यूज़ तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इनकी जो पहली कैटेगरी है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, इस कैटेगरी को भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कहाँ? परमानेंट टिश्यूज़ की पहली कैटेगरी के ऊपर, जो कि कौन सी है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब नाम को पढ़ कर के आपको आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मैम ऐसा क्या है इस कैटेगरी में कि इसका नाम ही क्या पड़ गया है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, और ऐसा क्या है दूसरी वाली कैटेगरी में कि उसका नाम क्या पड़ गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ऐसा क्या सिंपल है, ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स है वहाँ भाई? ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ देखो क्या लिखा गया है कि दीज मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, these permanent tissues are called simple because they are composed of similar type of cells which have common origin and function। इसका मतलब क्या कि हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ तो आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, और उन परमानेंट टिश्यूज़ को बनाने के लिए जो सेल्स आए हैं उनकी खास बात ये है कि वो सभी के सभी सेल्स कैसे हैं? सिमिलर टाइप के हैं, एक जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं, मैचिंग है। आई बात समझ में? मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ आए हैं, जाहिर सी बात है टिश्यूज़ आए इसका मतलब क्या कि सेल्स आए होंगे। तो परमानेंट टिश्यूज़ को सेल्स ने बना तो दिया है, लेकिन उन सेल्स की खास बात क्या है कि वो सभी के सभी सेल्स कैसे हैं? सिमिलर टाइप के हैं, मैचिंग हैं, एक जैसे हैं, एक ही टाइप के सेल्स हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए उस टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल बोल रहे हैं। उन टिश्यूज़ को हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल। क्यों सिंपल? क्योंकि उन टिश्यूज़ को बनाने के लिए जो सेल्स आए हैं वो सिमिलर टाइप के हैं, एक जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं, मैचिंग है एक दूसरे के साथ, इसीलिए टिश्यू कैसा हो गया है? सिंपल हो गया है। और वो परमानेंट टिश्यू क्यों हुआ है? क्योंकि जो सेल्स आए हैं बनाने के लिए वो सेल्स कैसे हैं? उनकी ग्रोथ हो चुकी है, वो मैच्योर सेल्स हैं, वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। तो इसीलिए जो सिंपल टिश्यू बना है वो सिंपल टिश्यू क्या है? वो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। वो जो सेल्स आए हैं ना बनाने के लिए, उन सेल्स के पास अब डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी है, जो एबिलिटी है, वो नहीं है, वो खो चुके हैं डिवीजन की एबिलिटी। इसीलिए जो सिंपल टिश्यू बना है वो क्या है? परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर हम ये बोल रहे हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, इसका मतलब क्या? वो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं उसमें ये केस उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है कि हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ तो होते हैं, लेकिन इन टिश्यूज़ को बनाने के लिए जो सेल्स आए हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ शायद मैचिंग नहीं होते हैं। इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसीलिए उन परमानेंट टिश्यूज़ का नाम क्या रख दिया है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। याद करो, मतलब याद क्या करो, आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? टिश्यूज़ बनते हैं अलग अलग टाइप के। इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर आएंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। इसीलिए मैं रिलेट करके आपको बता रही हूँ, पढ़ना तो है ही, तो बेसिक आइडिया आपको अभी लग जाए, क्या बुरा है इसमें। तो हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स, उनसे बनते हैं अलग अलग टिश्यूज़, इन अलग अलग टिश्यूज़ से बनते हैं अलग अलग ऑर्गन्स, और इन अलग अलग ऑर्गन्स से क्या बन जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? सिंपल है क्या? भाई अगर आप अपनी बॉडी को कंपेयर करो किसके साथ? अमीबा के साथ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ, तो भाई उसकी बॉडी में तो ले दे करके केवल एक ही सेल है, और आपकी बॉडी में तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो सिंपल कहाँ हुई चीज़ें? अमीबा के अंदर या हमारे अंदर? ह्यूमन बॉडी में नहीं, अमीबा के अंदर चीज़ें सिंपल होंगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है कि जो सेल्स आते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मैचिंग नहीं होते एक दूसरे के साथ, इसीलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। यहाँ पे चीज़ें एकदम सिंपल होती हैं। क्यों?
क्योंकि जितने भी सेल्स आते हैं एक परमानेंट टिश्यू को बनाने के लिए वो सब कैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, प्लस इनका ओरिजिन और इनका फंक्शन क्या होता है, कॉमन होता है। सॉर्टेड। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं इनको भी हम ग्रुप कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसका मतलब क्या कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में अब हमें इनके आप बोल सकते हो कि 3 टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो अब एक काम करते हैं, हम पहले टाइप पे आ जाते हैं। पहला टाइप कौन सा है? पेरेन्काइमा। अब हम बात करेंगे पेरेन्काइमा टिश्यू की, और मैं आपको बता दूं ये बहुत प्यारा टिश्यू होता है। हालांकि ये बदनाम जरूर हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन होता बड़ा अच्छा है। क्यों बदनाम हो रहा है, क्यों अच्छा हो रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पेरेन्काइमा इज मोस्ट सिंपल एंड अनस्पेशलाइज्ड प्रिमिटिव टिश्यू। अब 1 सेकेंड के लिए आपकी जो दिमाग की सुई है वो अटकनी चाहिए कहाँ? इस वर्ड अनस्पेशलाइज्ड के ऊपर। अगर नहीं अटकी इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, पढ़ो ठीक से। जब मैं बता रही हूँ चीज़ों को समझो, सेशन को एकदम शुरुआत से ध्यान से सुनो कि मैं क्या क्या चीज़ें बोलती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बोले गए हर एक वर्ड में ना आप बोल सकते हो कि गहरे गहरे मतलब छुपे हुए हैं। ठीक है, तो पेरेन्काइमा क्या है? बहुत ही सिंपल, मोस्ट सिंपल एंड अनस्पेशलाइज्ड प्रिमिटिव टिश्यू होता है। अब 2 मिनट के लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपकी सुई अगर इस अनस्पेशलाइज्ड वर्ड पे अटकी है तो प्लीज़ आप इस सुई को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और 2 मिनट के लिए ये जो अनस्पेशलाइज्ड वर्ड है ना इसको आप अपने जहन से निकाल दो कि आपने ये सेंटेंस पढ़ा ही है, ये वर्ड पढ़ा है आपने इस सेंटेंस में। 2 मिनट के लिए आप ये चीज़ अवॉइड करो, इस वर्ड को आप अवॉइड करो। ठीक है, इतना याद रखो कि पेरेन्काइमा क्या है? मोस्ट सिंपल प्रिमिटिव टिश्यू है। खत्म। नाउ it mainly consists of thin walled cells which have intercellular spaces between them। मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ना ये बेसिकली क्या होता है? एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। क्या होता है? ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू क्यों हो रहा है सॉफ्ट टिश्यू? क्योंकि इस टिश्यू को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं? काफ़ी पतली पतली होती हैं। तो देखो ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल वॉल है नहीं, बिल्कुल है सेल वॉल। भाई प्लांट सेल्स पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं, तो हर एक टिश्यू के सेल में सेल वॉल तो होगी, लेकिन जो सेल वॉल है पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स, उन सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, और जिसके कारण जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, विच हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन देम, यानी कि पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिस होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस मतलब क्या? सेल्स के बीच में स्पेसिस होती हैं। नाउ पेरेन्काइमा फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी दैट लाइज इन बिटवीन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ प्लांट्स। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो है ना कुछ कांच की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यहाँ से वहाँ ले जाना होता है ना, एक शहर से दूसरे शहर या सिटी में ही कहीं दूसरे लोकेशन पे। तो हम क्या करते हैं? कार्टन लेते हैं, कार्डबोर्ड का, और उसमें हम जो भी कांच की चीज़ें हैं वो हम डाल देते हैं। अब वो कांच की चीज़ें ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी गाड़ी में ही जाएंगी, तो ऐसा ना हो कि गाड़ी हिले तो वो कांच की चीज़ें भी हिले और हिलने से क्या हो? टूट जाए। तो हम क्या करते हैं? प्रॉपर पैकिंग करते हैं। कैसे प्रॉपर पैकिंग करेंगे? देखो अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊँ तो हमारे पास ये क्या है? एक कार्टन है, ठीक है ना, ये क्या है? एक कार्टन है, और इसमें हमारे पास कुछ कांच के बने हुए आर्टिकल्स हमने रख दिए हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाली हूँ? इन सभी आर्टिकल्स के बीच में, क्योंकि भाई देखो ना ऐसा है कि आप बोलोगे कि मैम अगर इन आर्टिकल्स के बीच में, इन कांच की चीज़ों के बीच में क्या है? जगह है, तो एक काम करो ना, कुछ और आर्टिकल्स रख दो। लेकिन मुद्दा ये है कि इनका शेप ऐसा है कि एक डब्बे में केवल 4 ही, सपोज मैं जो है ना 4 कांच की बॉटल लेकर के जा रही हूँ एक डब्बे में, ठीक है ना, और इन बॉटल्स का शेप ऐसा है कि एक डब्बे में केवल 4 बॉटल्स ही बन सकती हैं। ऑल्दो इन बॉटल्स के बीच में जगह है, ऐसा नहीं कि स्पेसेस है नहीं, लेकिन इतनी स्पेसेस नहीं है कि जो है ना मैं एक और बॉटल फिक्स कर दूं, नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर गाड़ी चलेगी तो डब्बा हिलेगा, डब्बा हिलेगा तो अंदर जो बॉटल्स रखी हैं वो भी हिलेंगी, बॉटल्स हिल हिल के कहीं मतलब आपस में बेसिकली हिलेंगी तो टकराएंगे भी, टकराने से कहीं वो टूट ना जाए,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में या तो कपड़ा फंसा देते हैं इनके बीच में, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, थर्माकोल नहीं मिली, तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर तो सबके घर में होता है ना, न्यूज़पेपर हम बीच बीच में ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठूस देते हैं कि इनको हमने क्या करा, प्रॉपर पैक कर दिया है कि अब अगर गाड़ी हिलती है, डब्बा हिलता है, बॉटल्स हिलेंगी, लेकिन इतनी नहीं हिलेंगी कि हिल हिल के जो ना आपस में कोलाइड हो जाए और टूट जाए। क्यों? क्योंकि हमने बीच बीच में क्या करा है, पैकेजिंग मटेरियल लगा दिया है, या तो कपड़ा रख दिया या थर्माकोल रख दिया, या कुछ नहीं मिला तो न्यूज़पेपर से ही पैक कर दिया। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी, पेरेन्काइमा टिश्यू की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिलर टिश्यू बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, फिलर टिश्यू। क्यों बोल रहे हैं फिलर टिश्यू? जैसा नाम वही काम, कि जो बाकी प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके बीच की जो जगह होती है, उन जगह को भरने के लिए कौन आता है, पेरेन्काइमा टिश्यू आता है। आई बात समझ में? तो कहने को तो क्या लग रहा है कि फिलर टिश्यू क्या काम है इसका, कि बाकी जो प्लांट टिश्यूज है उनके बीच में जगह है, तो जगह को भरने के लिए क्या करा, एक टिश्यू आ गया, कौन सा वाला, पेरेन्काइमा टिश्यू। क्या बड़ी बात है? लेकिन नहीं, बड़ी बात तो है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के अलावा भी उसके कुछ और फंक्शंस हैं। जैसे जैसे हम बात करेंगे आगे आपको पता चलता जाएगा। देखो यहाँ पे, पेरेन्काइमा फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की आप बोल सकते हो कि ये जो पेरेन्काइमा वो क्या बनाते हैं, बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाते हैं, that lies in between specialized tissues. It is the most abundant tissue of plants. ये आप बोल सकते हो कि पेरेन्काइमा टिश्यू ऐसा है जो कि प्लांट की थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा टिश्यू बताओ जो कि थ्रू आउट द प्लांट बॉडी प्रेजेंट हो, तो आप क्या करोगे, बिंदास नाम लोगे किसका, पेरेन्काइमा का। पेरेन्काइमा क्या है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है प्लांट का। पूरे आप बोल सकते हो कि प्लांट बॉडी में, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता ही होता है। कि भाई कहाँ किस, आप बोल सकते हो कि दूसरे टिश्यूज के बीच में जगह को भरने की बारी आ जाए, है ना, तो वहां पे पेरेन्काइमा टिश्यू आएगा ही आएगा। तो पेरेन्काइमा टिश्यू आप बोल सकते हो कि सबसे अबंडेंट प्लांट टिश्यू होता है, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये पाया जाता है। जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जो अदर स्पेशलाइज्ड, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा था इसके बारे में, अनस्पेशलाइज्ड, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझो कि जो बाकी के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं उनकी जो बीच की जगह होती है उनको भरने के लिए पेरेन्काइमा आता है एज अ पैकेजिंग या पैकिंग टिश्यू। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में जो सेल वॉल होती है वो डेफिनेटली सेलुलोज की बनी होती है, ये कैल्शियम पैक्टेड आप बोल सकते हो। ईच सेल हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अ वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। ये बात तो हमने जब हम परमानेंट टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने चीज़ पढ़ी थी कि भाई परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। जो लिविंग परमानेंट मतलब टिश्यू के सेल्स होते हैं, मतलब परमानेंट टिश्यू के जो लिविंग वाले सेल्स होते हैं उनके पास बकायदा क्या होता है, सेल वॉल होती, मतलब सेल वॉल तो होगी ही, इसके अलावा उनका साइटोप्लाज्म बढ़िया होता है, और आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। तभी तो डिफ्रेंसिएशन हुआ है, सेल्स अलग बने हैं। तो आप बोल सकते हो कि पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, या आप बोल सकते हो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसके अलावा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उनमें, और आप बोल सकते हो कि वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, यानी कि उनकी साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा द सेल्स आर लिविंग एंड परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन ईच सेल। और ये जो सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स, ये आप बोल सकते हो कि लिविंग होते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना। ये सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। वही मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग भी होते हैं, डेड भी होते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से लिविंग है कौन से डेड है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू के आप बोल सकते हो कि सिंपल परमानेंट, क्या बोल रही हूँ मैं, परमानेंट टिश्यू में जो उनकी कैटेगरी आई है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी जो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं उनके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये परफॉर्म करने में लगे रहते हैं, और इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है हर एक पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में। शेप की अगर हम बात करें तो शेप कैसा होता है, ईच इंडिविजुअल पेरेन्काइमेटस सेल में भी आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, स्टेलेट या लॉन्ग स्पिंडल लाइक, ठीक है ना। तो मतलब शेप जो है ना इनका, जैसे कि अगर आप डायग्राम से देखोगे, है ना, ये डायग्राम देखो यहाँ पे,
डायग्राम से आपको यहाँ पे बहुत सारे पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है ना। तो इनकी शेप्स को अगर आप देखोगे तो कभी ये ओवल लगेंगे, कभी ये थोड़े से खिंचे खिंचे से, आप बोल सकते हो कि एलोंगेटेड दिखेंगे, है ना। देखो ना इनका शेप, कभी आपको ऐसे थोड़े से ओवल दिख जाएंगे, ऐसे ओवल अंडाकार शेप का, कभी आपको स्फेरिकल दिख जाएंगे, एकदम गोल गोल दिखेंगे, कभी आप बोल सकते हो कि आपको ये ऐसे खिंचे हुए से दिखेंगे, एलोंगेटेड दिखेंगे, ठीक है। तो इनका शेप आप बोल सकते हो कि ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, आइसोडायमेट्रिक हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी। देखो इस वाले सेल का शेप देखो, समवॉट रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से। हर एक सेल में आपको सेल वॉल नजर आ रही होगी, न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, साइटोप्लाज्म नजर आ रहा होगा, सेल्स के बीच में आपको बकायदा इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी दिखाई दे रही होंगी, है ना। देखो ये क्या है, इन सेल्स के बीच की इंटरसेल्युलर स्पेस, इधर पे भी है, इधर पे भी है, इधर पे भी, 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 ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। लंबाई में आपको ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये प्लांट बॉडी है और इसमें पेरेन्काइमा टिश्यू है और मतलब टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस प्लांट बॉडी को ऐसे काटूं और आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो ऐसे नजर आएंगे। और अगर मैंने इस प्लांट बॉडी को ऐसे आड़े में मतलब ऐसे काट दिया है, वर्टिकली कट किया है, तो आपको पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स ऐसे नजर आएंगे। देखो लंबे लंबे एलोंगेटेड, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल भी जो है ना आपको दिखाई देगा। देखो इतना बड़ा सा वैक्यूल भी है यहाँ पे, है ना, और सेल्स के बीच में स्पेसेस भी हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पेरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में भी। क्या बचा है भाई, कौन सा हिस्सा बचा है प्लांट का जहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू नहीं है। रूट्स ले लिया, स्टेम ले लिया, लीव्स ले लिया, फ्लावर्स ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, सब तो ले लिया। इसलिए तो बोला कि पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है प्लांट बॉडी का। ये अगर कोई आपसे पूछ ले, आप सो रहे हो और सोते सोते अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ प्लांट का अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट टिश्यू क्या है, तो आप बोलोगे अरे यार क्यों जगा दिया, पेरेन्काइमा है ना, क्योंकि थ्रू आउट द बॉडी, प्लांट बॉडी पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है हर एक पार्ट में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में, हर जगह। दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर वेजिटेटिव ग्राउंड टिश्यू। अब आप बोलोगे कि मैम रुक जाओ, इतने भारी भारी शब्द आए हैं कि एक ही शब्द का भी मतलब समझ में नहीं आया कि ये वेजिटेटिव ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा है कि प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उन सभी पार्ट्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरे होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब क्या, वो वाले पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सीड, फ्रूट, फ्लावर्स, इन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्योंकि बेसिकली इन पार्ट्स मतलब इनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्यों? क्योंकि इन पार्ट्स से रिप्रोडक्शन होने वाला है, ये रिप्रोडक्शन में शामिल रहते हैं कि इनसे नया प्लांट बनने वाला होता है ना। फ्लावर्स आप बोल सकते हो कि पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो कैसे जो है ना नए बीजे बनेंगे, फ्रूट कैसे बनेगा, बीजे कैसे बनेंगे। अगर बीजे नहीं बनेंगे तो फिर उन सीड्स से नया पौधा कैसे निकल करके आएगा। नया पौधा जो निकल करके आ रहा है उसी को तो हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कौन कौन से, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, और वो वाले पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि पत्तियां, स्टेम, रूट्स, इनका क्या काम है रिप्रोडक्शन में, कोई काम नहीं है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब वो तो हो गए क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और ये वाले पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, जिसमें कि स्टेम आता है, ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आती हैं, रूट्स आती हैं, जिसमें कि जिन आप बोल सकते हो कि इनका ये किसी भी तरीके से प्लांट की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में शामिल नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, आई बात समझ में। इन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। तो एक वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया। अब इसका क्या मतलब है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू प्लांट बॉडी में वो वाले टिश्यूज होते हैं जो कि ना ही डर्मल होते हैं और ना ही वेस्कुलर होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ग्राउंड का तो मतलब समझ में आया नहीं था, अब आपने दो और भारी भरकम शब्द दे दिए, वेस्कुलर और डर्मल। क्या मतलब हुआ, डर्मल टिश्यूज वो होते हैं जो कि प्लांट बॉडी की कवरिंग बनाते हैं। भाई देखो
अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारी बॉडी में स्किन होती कि नहीं होती, जो कि हमें आप बोल सकते हो कि हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुसना चाहेगा तो हमारी स्किन क्या करेगी, घुसने नहीं देगी। तभी तो जब चोट वगैरह लग जाती है, जो स्किन है जब वो निकल जाती है ऊपर की, तो आप बोल सकते हो कि हमारी जो बॉडी होती है वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो जाती है। तभी तो जब गहरा घाव लगता है तो उसको सलाह दी जाती है कि भाई इसको ढक के रखो, वरना क्या होगा, हवा में जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं, जर्म्स हैं, वो सब के सब क्या करेंगे, घाव के ऊपर बैठ जाएंगे और अंदर चले जाएंगे और इन्फेक्शन बढ़ा देंगे, इन्फेक्शन कर देंगे और वो इन्फेक्शन बढ़ भी जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि इसकी प्लांट्स की, हमारे बॉडी के पास क्या होती है, स्किन होती है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट की जो बॉडी होती है उनके पास भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। तो वो टिश्यूज जो कि प्लांट बॉडी की कवरिंग बनाए उन्हें हम बोलते हैं क्या, डर्मल टिश्यूज। एक का मतलब समझ में आया। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज की। दूसरा शब्द कौन सा है, वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब क्या, प्लांट के बॉडी के वो वाले टिश्यूज जो कि कुछ कंडक्ट करवा रहे हों, या तो पानी या फिर खाना। तो वेस्कुलर टिश्यूज आर दोस जो कि प्लांट बॉडी में कुछ ना कुछ चीज कंडक्ट करवाएं। डर्मल टिश्यूज आर दोस जो कि प्लांट बॉडी की क्या करें, कवरिंग बनाएं। तो ये दो तरह के जो टिश्यूज होते हैं, इनका मतलब समझ में आया। अब जो मैं बात कर रही हूँ किसकी, ग्राउंड टिश्यू की। ये ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, ये वो वाले टिश्यू होते हैं जो कि ना ही डर्मल होते हैं और ना ही वेस्कुलर होते हैं। ये एक अलग कैटेगरी होती है किसकी, टिश्यूज की, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्राउंड टिश्यू। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या बोला गया है, दे मतलब कि कौन, पेरेन्काइमा टिश्यू। तो पेरेन्काइमा टिश्यू कंस्टिट्यूट द मेजर वेजिटेटिव ग्राउंड टिश्यू, कि प्लांट बॉडी में जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उन वेजिटेटिव पार्ट्स का देखो भाई, हर हिस्सा प्लांट का किसका बना होता है, टिश्यू का ही बना होता है, सेल्स का ही बना होता है। तो जब हम बात करते हैं कि इसकी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स की, तो उन पार्ट्स में आप बोल सकते हो कि जो ग्राउंड टिश्यू है, उस ग्राउंड टिश्यू को बनाने के लिए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू का होता है। इसलिए मैंने बोला था कि पेरेन्काइमा टिश्यू देखा जाए तो इसको हम अनस्पेशलाइज्ड बोलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। अनस्पेशलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके जो बड़े बड़े काम है पहले वो सुन लो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उनका जो ग्राउंड टिश्यू है, वो ग्राउंड टिश्यू बनाने के लिए जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका लगता है, पेरेन्काइमा का लगता है। खैर, दे अकर इन एपिडर्मिस यानी कि कवरिंग, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल, मेसोफिल ऑफ लीव्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स एंड एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लांट की कवरिंग जिसे हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स मतलब क्या, तो आप बोल सकते हो कि स्टेम का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो आउटर रीजन होता है किसका, स्टेम का, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स। तो स्टेम का जो आउटर रीजन है कॉर्टेक्स, उसमें भी पेरेन्काइमा पाए जाते हैं। पिथ मतलब क्या, पिथ मतलब कि स्टेम का जो सेंट्रल रीजन होता है, स्टेम का आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, स्टेम का जो सेंट्रल रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, पिथ। तो कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होगा क्या, पेरेन्काइमा। सेंट्रल रीजन पिथ में भी प्रेजेंट होगा क्या, पेरेन्काइमा। इसके अलावा लीव्स में आप बोल सकते हो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, है ना। ये सेल्स मिलकर क्या करते हैं, मेसोफिल टिश्यू बनाते हैं। तो मेसोफिल जो टिश्यूज हैं लीव्स में, पत्तियों में, उन टिश्यूज में भी कौन से सेल पाए जाते हैं, तो पेरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और सेल पाए जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आई बात समझ में? तो आप बोल सकते हो कि पेड़ों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में मेसोफिल टिश्यूज पाए जाते हैं, और इन मेसोफिल टिश्यूज में कौन से सेल्स आते हैं, पेरेन्काइमा आते हैं। भाई टिश्यू है तो किसी ना किसी सेल ने तो उसको बनाया होगा ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि प्लांट के पत्तियों में जो मेसोफिल टिश्यूज हैं, उन मेसोफिल टिश्यूज को बनाने के लिए सेल्स आए हैं, तो वो कौन से सेल्स होंगे, पेरेन्काइमा सेल्स होंगे। इसके अलावा फ्रूट्स के पल्प में और बीजों के एंडोस्पर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जहां देखो वहां पाए जाएंगे कौन, पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर आल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं,
उनके दोनों टाइप्स हैं, है ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वाले सेशन में। तो आप बोल सकते हो कि उनमें भी पेरेनकाइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। ये कहने को तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम इनके टाइप्स की बात करते हैं कि पेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पेरेनकाइमा इन स्टोरेज टिश्यूज, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम क्या रखा है, स्टोरेज टिश्यूज, यानी कि उन टिश्यूज का काम क्या होगा, कुछ ना कुछ स्टोर करना। तो स्टोरेज टिश्यूज में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज पेरेनकाइमा। स्टोरेज टिश्यू हैं तो जाहिर सी बात है उनका काम होगा स्टोर करना। तो वो स्टोर कैसे करेंगे, तो उन स्टोरेज टिश्यूज में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो बेसिकली बड़े बड़े हो जाते हैं और वैक्यूल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, पानी को स्टोर करेंगे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ जाता है, स्टोरेज पेरेनकाइमा। तो मैं मान के चलती हूँ कि ये चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो आगे की बात। द पेरेनकाइमेटस सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सच पेरेनकाइमा इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। एग्जाम्पल द मीजोफिल ऑफ लीव्स। क्या मतलब हुआ इन सब चीज़ों का, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ। देखो आपके सामने ये एक लीफ है, आप बोलोगे कि मैम ये किस तरह की लीफ है, हमने तो आज तक कभी कोई ऐसी पत्ती नहीं देखी। एक काम कर, इसको जो है ना मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देती हूँ, मैं ना इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखो, ये क्या है, एक पत्ती है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि लीफ के अंदर का जो सेक्शन होता है ना, इंटरनल सेक्शन, वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। अब हुआ क्या कि ये जो पत्ती है इसके दोनों ही साइड में, ऊपर और नीचे, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस बोले तो प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग। अब कवरिंग है तो डेफिनेटली इस एपिडर्मिस को किसी ना किसी टिश्यू ने बनाया होगा। कौन से टिश्यू ने बनाया होगा, एपिडर्मल टिश्यू ने। तो मैंने आपसे क्या बोला कि पत्ती के दोनों ही साइड में, ऊपर नीचे, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस को बनाने के लिए एपिडर्मल टिश्यू भी तो चाहिए होंगे, और ये एपिडर्मल टिश्यूज आप बोल सकते हो कि पत्ती के दोनों ही साइड में ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे लेयर मिलेगी आपको किसकी, एपिडर्मल टिश्यू की। ठीक है, ऊपर आपको क्या मिलने वाली है, लेयर मिलने वाली है एपिडर्मल टिश्यूज की। सिमिलरली पत्ती के नीचे वाले साइड में भी आपको लेयर मिलने वाली है किसकी, एपिडर्मल टिश्यूज की। नीचे भी आपको एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर मिलने वाली, ऊपर भी और नीचे भी। अब इन दोनों ही एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर के बीच में आपको एक और टाइप का टिश्यू मिलेगा, और उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल। क्या बोलते हैं, मीजोफिल टिश्यू। आई बात समझ में कि पत्ती के दोनों ही तरफ ऊपर नीचे एपिडर्मिस है, तो उसको बनाने के लिए दोनों ही साइड में आपको एपिडर्मल टिश्यू की लेयर्स मिलेंगी। इन दोनों ही एपिडर्मल टिश्यूज के बीच में, इन दोनों ही एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर के बीच में आपको एक और टिश्यू मिलेगा लीफ के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या, मीजोफिल टिश्यू। और इस मीजोफिल टिश्यू को बनाने के लिए दो तरह के सेल्स आते हैं। ठीक है, दो तरह के सेल्स आते हैं। अभी मैं बात कर रही हूं एक तरह के सेल की, और वो एक तरह का सेल कौन सा है भाई, वो एक तरह का सेल है पेरेनकाइमा। यानी कि जो मीजोफिल टिश्यू है ना, इस मीजोफिल टिश्यू को बनाने के लिए भी पेरेनकाइमेटस सेल्स आते हैं। इसीलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट हमने ये वाला पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो दे अकर इन द मीजोफिल ऑफ लीव्स। अब समझ में आया कि मीजोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल टिश्यू कहाँ पाया जाता है पत्तियों में, और उस मीजोफिल टिश्यू को बनाने के लिए दो तरह के सेल्स लगते हैं। पहला जो तरीका है, मतलब सेल का है, वो हमें नहीं अभी पता करना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, कि भाई मीजोफिल जो टिश्यूज हैं पत्तियों में, उन टिश्यूज को बनाने के लिए पेरेनकाइमेटस सेल्स आते हैं। ये जो आपको लंबे लंबे एलोंगेटेड, देखो यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम में ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे इस मीजोफिल टिश्यू में
पेरेनकाइमेटस सेल्स कहाँ हैं? तो ये जो आपको लंबे लंबे नजर आ रहे हैं ना, ये लंबे लंबे सेल्स, यही लंबे लंबे सेल्स क्या हैं भाई? पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। क्या हैं? पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। और इन पेरेनकाइमेटस सेल्स में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुछ हरा हरा। देखो न्यूक्लियस तो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल वैक्यूल भी आपको दिखाई दे रहा है। ये इस सेंट्रल वैक्यूल के आसपास जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करोगे, गौर करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ हरा हरा भी दिखाई देगा। ये हरा हरा है क्या है भाई? ये है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला पिगमेंट। ये पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। तो ऐसे पेरेनकाइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। और ऐसे पेरेनकाइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आप बोल सकते हो कि होता है, जिन्हें हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। ये क्लोरेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं? तो लीव्स के मेसोफिल में। अब आई बात समझ में? अब जली दिमाग की बत्ती कि कैसे पेरेनकाइमा टिश्यू जो है ना वो हर कहीं छाया रहता है पूरे प्लांट बॉडी में। कहीं भी चले जाओ प्लांट बॉडी में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर कहीं आपको पेरेनकाइमा टिश्यू मिलेगा। ठीक है, तो लीफ में आप बोल सकते हो कि दोनों ही तरफ जो एपिडर्मल टिश्यू की लेयर्स होती हैं, उनके बीच में मीजोफिल टिश्यूज पाए जाते हैं। और इन मीजोफिल टिश्यूज को बनाने के लिए दो तरह के सेल्स लगते हैं। उन दो तरीकों के सेल्स में से एक सेल कौन से होते हैं? आप बोल सकते हो कि पेरेनकाइमेटस सेल्स। इन पेरेनकाइमेटस सेल्स में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए इनको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और ये क्लोरेनकाइमा कहाँ पाए जाएंगे? तो लीव्स के मेसोफिल में। खत्म। ठीक है, तो वो पेरेनकाइमा सेल्स जो कि चीजों को स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, पानी को, उन्हें हम बोलते हैं स्टोरेज पेरेनकाइमा। वो पेरेनकाइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उन्हें हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, जो कि लीफ के मेसोफिल टिश्यू में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एरेनकाइमा। इसकी क्या खास बात होती है? इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड टिश्यू। दीज कैविटीज स्टोर गैसेज एंड प्रोवाइड बायोन्सी टू एक्वेटिक प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। सच पेरेनकाइमा आर कॉल्ड एरेनकाइमा। बेसिकली हुआ क्या कि अब एक्वेटिक प्लांट्स में या हाइड्रोफैटिक प्लांट्स में आप बोल सकते हो कि उन प्लांट्स की बॉडी को बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है टिश्यूज आएंगे, है ना। टिश्यूज में आप बोल सकते हो कि पेरेनकाइमा टिश्यू भी रहेगा। तो उन एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है ना कि जो पेरेनकाइमा टिश्यू होता है, उस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, पेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही इंटरसेलुलर स्पेसेस आ जाती हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स के बारे में कि पेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, है ना। ये हमने बात पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्वेटिक प्लांट में, उन प्लांट की जो बॉडी है उसमें जो पेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है, उन टिश्यू में जो सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस कुछ ज़्यादा ही होती हैं। और इन ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या होता है? गैस या एयर आकर के बैठ जाती है, जिसके कारण बायोन्सी मिल जाती है उस प्लांट के पार्ट को। और जहाँ बायोन्सी मिली, भाई सीधी सी बात है ना, अगर आप गुब्बारे में हवा भर दोगे और हवा में मतलब गुब्बारे में हवा भरने के बाद उस गुब्बारे को, उस बलून को आप क्या करोगे? पानी के सरफेस के ऊपर रख दोगे, तो वो गुब्बारा क्या करेगा? फ्लोट करता रहेगा। यही हाल हुआ है किसका? एक्वेटिक प्लांट्स का। अरे लोटस देखा है कि नहीं देखा है कभी? वाटर लिली, लोटस वाटर लिली में होता क्या है कि जो प्लांट है वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है पानी के सरफेस पर। कैसे तैर रहा है? क्योंकि प्लांट बॉडी में क्या है? बायोन्सी है। कहाँ से आ रही है ये बायोन्सी? क्योंकि प्लांट बॉडी को बनाने के लिए जो पेरेनकाइमा टिश्यू लगा है, उस टिश्यू में जो सेल्स लगे हैं पेरेनकाइमेटस, उन पेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में क्या है? कुछ ज़्यादा ही स्पेसेस हैं। और इन स्पेसेस में एयर या गैस आकर के बैठ जाती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एयर कैविटीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एयर कैविटीज। क्योंकि जो स्पेसेस हैं, जो कैविटीज हैं, उसमें एयर आकर के बैठी हुई है, जिसके कारण बायोन्सी मिलती है। और इस बायोन्सी के कारण जो प्लांट है वो पानी के सरफेस पर तैरते रहते हैं। तो ऐसे पेरेनकाइमेटस आप बोल सकते हो कि मतलब टिश्यू के सेल्स जिनके बीच में बहुत ज़्यादा ही जगह होती है और उन स्पेसेस में एयर आकर के बैठ जाती है, तो वो एयर कैविटीज़ बन जाती है। ऐसे सेल्स को हम, या ऐसे पेरेनकाइमा टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? एरेनकाइमा टिश्यू का आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर है। ठीक है,
ये आपको सेल्स नजर आ रहे होंगे बहुत सारे, और इन सेल्स के बीच में देखो कितनी सारी जगह है। ये सब क्या है, ये सब एयर कैविटीज हैं, ये स्पेसेस हैं सेल्स के बीच की। लग रहा होगा कि यही सेल है, जबकि ये सेल नहीं है, ये तो सेल्स के बीच की जगह है। ये सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये भी और ये भी, और इन स्पेसेस में आप बोल सकते हो कि एयर आकर के बैठ जाती है तो वो एयर कैविटीज बन जाती हैं। आई बात समझ में? तो एयर कैविटीज आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, किसमें, पेरेन्काइमा टिश्यू में। और जिस पेरेन्काइमा टिश्यू में ऐसी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं एरेन्काइमा। ये देखो ये क्या है, आप बोल सकते हो कि जो लोटस है ना उसका स्टेम है, स्टेम को, जैसे कि ये स्टेम है ना, उसको काट के ऐसे दिखाया है। तो देखो ये कितना, आप बोल सकते हो कि पोपला है, अंदर से खोखला है। क्यों? क्योंकि इस स्टेम को बनाने के लिए जो पेरेन्काइमा टिश्यू आया है ना, उस टिश्यू के सेल्स के बीच में बहुत सारी ऐसी स्पेसेस हैं। तो इन स्पेसेस के कारण आप बोल सकते हो कि जो स्टेम है वो काफ़ी खोखला सा बन गया है। और इसी खोखलेपन के कारण, क्योंकि देखो जो स्पेसेस बनी है ना, इन स्पेसेस में एयर आकर के बैठ जाती है तो वो एयर कैविटीज बन जाती है, और इन एयर कैविटीज के कारण जो स्टेम है वो हल्का हो जाता है, और फिर जो लोटस है वो ऐसे 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 तैरने लगता है। सीधी सी बात है। तो तैरने के लिए हल्का होना पड़ेगा। हल्का कैसे होगा? कोई भी एक्वेटिक प्लांट जब उसकी बॉडी को बनाने के लिए जो टिश्यू के सेल्स आए हैं, उन सेल्स में क्या होंगी, बीच में जगह होंगी, आपस के बीच में जगह होंगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इन स्पेसेस में एयर आकर के बैठ जाती है। तो बच्ची कुची का असर एयर ने निकाल दिया कि भाई हम आ गए हैं इन जगह पे बैठने के लिए, क्योंकि जगह अच्छी खासी होती है, तो एयर आ जाती है, एयर कैविटीज बन जाती हैं, और इन एयर कैविटीज के कारण ही बायोन्सी मिलती है, और वो हल्का हो जाता है प्लांट, और फिर वो सरफेस पे तैरने लगता है। तो वो पेरेन्काइमा टिश्यू जिनके सेल्स के बीच में एयर कैविटीज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, एरेन्काइमा। तो कुछ इस तरीके से जो पेरेन्काइमा है वो भी 3 टाइप का होता है, स्टोरेज पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में सेल्स के बीच में एयर कैविटीज होंगी, जिसके कारण एक्वेटिक प्लांट्स को बायोन्सी मिलती है और वो तैरते हैं। क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं उनमें आप बोल सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब वो टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू जिसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, उस पेरेन्काइमा टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। बाकी यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि सेल्स में कुछ चीज़ें स्टोर हो रही हैं, इसीलिए स्टोरेज पेरेन्काइमा। चलिए, तो कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया है, टाइप्स हमने समझ लिए किसके, पेरेन्काइमा टिश्यू के। अब फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू इज असिमिलेशन, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, दैट इज स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो मेन जो काम होता है किसका, पेरेन्काइमेटस टिश्यू का, वो क्या होता है, चीज़ों को असिमिलेट करना, उनको स्टोर करना, एंड द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को स्टोर करना। They also store waste products such as tannin, gum, crystals, resins and inorganic wastes. इसके अलावा जो पेरेन्काइमा टिश्यू हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करते हैं, मतलब बेसिकली चीज़ों को असिमिलेट करना और स्टोर करना। स्टोर आप बोल सकते हो कि खाने पीने की चीज़ों को भी किया जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि टेनिन, गम, क्रिस्टल्स, रेजिन्स, इन सब को भी स्टोर किया जाता है। कौन करता है, पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट बॉडी ड्यू टू टर्जिडिटी एंड हेल्प टू मेंटेन शेप एंड फर्मनेस ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं ना, वो प्लांट बॉडी को थोड़ी सी रिजिडिटी जो ना प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण जो प्लांट बॉडी हो उसका शेप मेंटेन रहता है। इन सक्यूलेंट्स, यानी कि आप बोल सकते हो कि प्लांट्स हैविंग फ्लैशी पार्ट्स, they act as water storage tissues, and in water plants they help in the buoyancy या floating and gaseous exchange। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो वाले प्लांट्स जिसमें कि फ्लैशी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें किसका, एलोवेरा का, है ना। तो एलोवेरा में क्या होता है, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो कितनी फ्लैशी होती हैं, उसमें जेल आप बोल सकते हो कि भरा होता है, एलोवेरा जेल जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे सेक्युलेंट्स में आप बोल सकते हो कि ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो वाटर को स्टोर करने के लिए होते हैं, है ना, वाटर स्टोरेज टिश्यूज होते हैं। और वाटर प्लांट्स में, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स में, ये फ्लोटिंग में मदद करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं। इसके अलावा गैशियस एक्सचेंज में भी मदद करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में सम पेरेन्काइमेटस सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सच अ टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई
कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट है तो आसानी से उन पेरेन्काइमेटस टिश्यू के सेल्स में क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो ऐसे पेरेन्काइमेटस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा दे सर्व एज पैकिंग टिश्यू इन बिटवीन द अदर टिश्यूज सच एज जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेजिटेटिव ग्राउंड सब्सटेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैकिंग टिश्यू की तरह भी काम करते हैं, कि दो आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, उनके बीच में जगह है, तो उस जगह को फिल करने के लिए पेरेन्काइमा टिश्यू आ जाता है। तो बेसिकली ये फिलर टिश्यू भी होता है और कंस्टिट्यूटिंग द वेजिटेटिव ग्राउंड सब्सटेंस। पेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। और देखा जाए तो पेरेन्काइमा टिश्यू जो है ना वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने के कारण और इनके कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के कारण, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो कुछ कुछ जगह पे अरेंज होते हैं, कि इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, होती हैं लेकिन कम हो जाती हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अब हमारा जो पेरेन्काइमा है वो होता है फिनिश। अब जरा मुझे ये बताओ, इस वाले पॉइंट पे हम दोबारा से लौटते हैं। कौन से वाले पे, इस वाले पे, कि पेरेन्काइमा क्या है, एक मोस्ट सिंपल तो है टिश्यू लेकिन अनस्पेशलाइज्ड प्रिमिटिव टिश्यू है। अनस्पेशलाइज्ड मतलब क्या, अभी अभी मैंने आपको पेरेन्काइमा टिश्यू के इतने सारे फंक्शंस गिनाए हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेन्काइमा टिश्यू कोई काम नहीं करता है, अरे करता है ना। फिलर टिश्यू है, चीज़ों को स्टोर कर रहा है, बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज करवा रहा है, कहीं ना कहीं प्लांट को जो है ना टर्जिडिटी जो है ना प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हो थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर ही रहा है, आप बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस भी जो है ना करवाए दे रहा है पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि पेरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शंस नहीं होते, लेकिन क्या आपको पेरेन्काइमा टिश्यू का एक एग्जैक्ट फंक्शन समझ में आया? कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ पेरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम डिपेंड करेगा। अगर वो मीजोफिल में है, लीव्स के मीजोफिल में, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करवा देगा। अगर वो एक्वेटिक प्लांट्स में है तो बायोन्सी प्रोवाइड करवा देगा। अगर ऐसे ही कहीं प्रेजेंट है तो हो सकता है कि चीज़ों को स्टोर भी कर ले, और मतलब वेस्ट को भी, रिजर्व्ड फूड को भी, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जो बीच में जगह होती है उसको भी फिल कर ले। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि परमानेंट टिश्यू बेकार होता है, लेकिन पेरेन्काइमा ऐसा नहीं है कि पेरेन्काइमा टिश्यू बेकार होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट वो तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन उसका कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं। जैसे कि जब हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, तो जाइलम जो टिश्यू होता है ना, उसका काम क्या होता है, पानी का कंडक्शन करवाना, और जो फ्लोएम टिश्यू है उसका काम होता है खाने पीने का कंडक्शन करवाना। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों ही टिश्यूज हैं, भले ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन है तो ना, तो इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना, उसका काम है पानी का कंडक्शन, इसका काम है खाने पीने का कंडक्शन, फूड का कंडक्शन बेसिकली। तो ये ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन पेरेन्काइमा के पास नहीं है। फंक्शन तो ये भी करता है परफॉर्म, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए अनस्पेशलाइज्ड, कि काम तो ये करेगा लेकिन ऐसे स्पेशलाइज्ड, इसके पास किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मास्टरी नहीं है, पीएचडी की डिग्री नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए ये वर्ड अभी छोड़ दो, जब हम आगे इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम क्यों अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के, आप बोल सकते हो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू की, जो कि है क्या, कोलेनकाइमा। नाउ कोलेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू। अगेन देखो, पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स थे वो भी लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो भी कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोलेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू ऑफ प्राइमरी बॉडी लाइक पेरेन्काइमा। इसके जो सेल्स होते हैं वो आप बोल सकते हो कि थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन but possess thickening of cellulose and pectic substances at the corners where number of cells join together। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स हैं, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पेरेन्काइमा टिश्यू के जो, नॉट पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ऐसा नहीं है कि कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी मोटी मोटी होती है, नहीं। देखा जाए तो देखो, पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनकी सेल वॉल कुछ ज़्यादा ही पतली होती है, ज़्यादा ही थिन होती है, इसीलिए वो सॉफ्ट टिश्यू कहलाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी,
कॉलेनकाइमा टिश्यू की, तो इसके जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप बात करोगे बात करोगे किसकी, कॉर्नर्स की, देखो तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे हो क्या रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस वाले कॉर्नर की, है ना, तो इस वाले कॉर्नर पे क्या हो रहा है, दो कॉलेनकाइमा टिश्यू के कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो दो सेल्स हैं वो आकर के मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस वाले कॉर्नर की, तो इस वाले कॉर्नर पे भी क्या हो रहा है, ये वाला सेल और ये वाला सेल क्या हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले कॉर्नर की, तो इस वाले कॉर्नर पे भी क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों टिश्यू के जो सेल्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या कि कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे आप बोल सकते हो कि वो नेबरिंग सेल्स के साथ जो है ज्वाइन करते हैं। तो द सेल्स आर थिन वॉल्ड बट पोजेसेस थिकनिंग्स ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंसेज एट द कॉर्नर्स वेयर द नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर। तो कॉर्नर्स पे आप बोल सकते हो, वैसे तो सेल वॉल पतली ही होती है, कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स की सेल वॉल पतली होती है, लेकिन कॉर्नर्स पे जहां पे बाकी सेल्स आकर के ज्वाइन करते हैं, उन कॉर्नर्स पे आपको सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस की थिकनिंग मिलती है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पूरी सेल वॉल है वो कैसी है, पतली ही है, लेकिन कॉर्नर पे आकर के यहाँ पे आपको थिकनेस नजर आ रही होगी। जितने भी कॉर्नर्स है, चाहे वो ये हो, जहाँ पे भी आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे भी आकर के नेबरिंग सेल्स क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उन कॉर्नर्स पे आपको थिकनिंग दिखाई दे रही होगी। वो थिकनेस किसकी वजह से आई है, सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस के कारण। तो वैसे तो सेल वॉल पतली है कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स की, लेकिन कॉर्नर्स पे जहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर, उन कॉर्नर्स पे सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस की थिकनेस हो जाती है। ठीक है, चलो नाउ द टिश्यू। अच्छा, कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो बेसिकली प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए फेमस होता है। क्या बोला मैंने कि कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए फेमस होता है। जैसे कि यहाँ पे द टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मतलब क्या, प्लांट के वो वाले पार्ट्स जो कि ज़मीन के मिट्टी के ऊपर होते हैं। एरियल मतलब कि मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से। तो मिट्टी के ऊपर क्या होता है, स्टेम होता है ना, ब्रांचेस होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों की स्टॉक होती है। तो आपने देखा होगा कि भले ही पौधा एकदम छोटा सा क्यों ना हो, है ना, अगर तेज़ हवा आती है, तेज़ बारिश आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जो प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसका जो स्टेम है वो पूरा का पूरा ऐसे झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। अगर आप एक लीफ की स्टॉक ले लो, है ना, पत्ती की जो डंडी होती है वो ले लो, और आप उसको क्या करो, अपनी ऐसे उंगली में ऐसे गोल घुमा करके देखो, उसकी रिंग बना लो, तो जो पत्ती की जो स्टॉक है उसकी रिंग बन जाएगी, लेकिन वो स्टॉक टूटेगी नहीं। हवा चल जाए, बारिश हो जाए, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि पत्तियां, उनकी स्टॉक्स, उनकी ब्रांचेस मतलब स्टेम वगैरह वो सब झुक सकता है, लेकिन वो टूटते नहीं है इतने आसानी से। क्यों? क्योंकि उन जगहों पर प्लांट के आप बोल सकते हो कि स्टेम में, ब्रांचेस में, पत्तियों के स्टॉक में कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्पेशली किसको, एरियल पार्ट्स ऑफ द स्टेम को, मतलब एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को, जिसमें कि लीव्स आती हैं, यंग स्टेम्स आते हैं टू ऑफ प्लांट, सो दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। तो ये मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। These cells are compact and the intercellular spaces are absent. ये सेल्स काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और इनके बीच की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो एब्सेंट होते हैं। The collenchymatous cells are generally elongated with oblique end walls in transverse section. They appear circular, oval और polygonal. तो अच्छी बात क्या है कि इन सेल्स, देखो ऐसा है कि सेल वॉल तो पतली है, कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल पतली है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्नर्स पे जहाँ पर कि सेल्स आकर के क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उन कॉर्नर्स पे सेलुलोज की पैक्टिक सब्सटेंसेस की थिकनेस आ जाती है ना, वो यहाँ पर आकर के बेसिकली कॉर्नर्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके कारण आप बोल सकते हो कि कॉर्नर्स पे आपको थिकनेस नजर आती है, और इन थिकनेस के कारण ही कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलेंगी। पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स थे उनके बीच की बात अलग थी, उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस थी, लेकिन यहाँ नहीं है। आई बात समझ में? चलो, तो इसी के कारण आप बोल सकते हो कि देखो
सपोज हमारे पास प्लांट का एक ऐसा पार्ट है, प्लांट के सपोज ये क्या है, लीफ की एक स्टॉक है, मोटी बन गई, इसको हम पतली बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, लीफ की स्टॉक है कुछ इस तरीके से। अब ये जो स्टॉक है इसको बनाने के लिए टिश्यू आया होगा, जाहिर सी बात है। इस टिश्यू को जिन सेल्स ने बनाया है वो सेल्स कैसे हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इस पत्ती की स्टॉक को बनाने के लिए जो टिश्यू आए हैं, उन टिश्यू को बनाने के लिए जो सेल्स आए हैं वो सेल्स कैसे हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यानी कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस स्टॉक को आप इसे तोड़ना चाहोगे तो ये इतने आसानी से टूटेगी नहीं स्टॉक। क्यों? क्योंकि जिन सेल्स ने इनको बनाया है ना, उन सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं सेल्स। तो कहीं ना कहीं इनके कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के कारण प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, यंग स्टेम्स, लीव्स वगैरह, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ मिलती है कि आप अगर इनको तोड़ना चाहोगे, ऐसा नहीं है मुड़ जाएंगे, ये मुड़ तो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, बेंड विदाउट ब्रेकिंग। सो दीज सेल्स आर कॉम्पैक्ट एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके बीच की एब्सेंट होती है। द कॉलेनकाइमेटस सेल्स आर जनरली एलोंगेटेड विद ओब्लिक एंड वॉल्स, ठीक है ना। अगर आप इनका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो ये आपको सर्कुलर, ओवल या पॉलीगोनल नजर आते हैं, है ना। ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। मतलब कि सपोज ये क्या है, लीफ की एक स्टॉक है, डंडी है उसकी, इसको अगर आप, और इस स्टॉक को बनाने के लिए कॉलेनकाइमा टिश्यू आए हैं, ठीक है ना। तो इस स्टॉक को अगर आपने ऐसे काटा है, ऐसे, तो और मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, तो ऐसे में आपको कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो ऐसे नजर आएंगे, ठीक है ना। स्टॉक को काटा और काट करके मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो ऐसे नजर आएंगे। लेकिन अगर मैंने क्या करा है, स्टॉक को ऐसे में काट दिया है, तो आपको कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो ऐसे नजर आएंगे। ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन और ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो टिश्यू के सेल्स हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो आपको ओवल, सर्कुलर या पॉलीगोनल नजर आते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, देखो एलोंगेटेड है, लंबे लंबे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। लंबे लंबे तो है, एलोंगेटेड तो है, लेकिन इन सेल्स के बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि कॉर्नर्स पे आपको बकायदा आपको थिकनेस नजर आएगी। ये देखो, तो चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, चाहे आप कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन देखो चाहे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखो, दोनों ही सेक्शन में आपको सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो स्पेसेस हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा कॉर्नर्स पे आपको थिकनेस मिलेगी, देखो यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इस वाले में भी, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह। आई बात समझ में? चलिए, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कॉलेनकाइमा अकर्स चीफली बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ स्टॉक्स। लीफ स्टॉक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीफ स्टॉक्स में आपको कॉलेनकाइमा मिलेगा, लेकिन कहाँ, एपिडर्मिस के नीचे। भाई क्या बोला मैंने, जैसे हमारी बॉडी में स्किन पूरे बॉडी को कवर करती है ना, ऐसा कौन सा हिस्सा है भाई, स्कैल्प से लेकर के टो तक हर जगह स्किन है कि नहीं है, नाखून के नीचे भी स्किन होती है। तो वैसे ही प्लांट बॉडी में भी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो अगर हम पत्ती के स्टॉक की बात करेंगे, इसकी लीफ के स्टॉक की, तो इस स्टॉक में भी कॉलेनकाइमा मिलेगा, लेकिन कहाँ, एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कॉलेनकाइमा इज अ चीफ सपोर्टिंग टिश्यू इन डायकोटिलेडोनस स्टेम्स। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टू द बॉडी। मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि जब भी प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात आती है तो आप किसका नाम लोगे, कॉलेनकाइमा की। भाई इनका काम क्या होता है, प्लांट बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, कि वो बेंड हो लेकिन टूटे ना। प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो, उनको आप मोड़ो, बेंड करो, लेकिन वो टूटे ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसके अलावा कॉलेनकाइमेटस सेल्स मैन्युफैक्चर शुगर एंड मे स्टोर इट एज स्टार्च व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह को कभी कभी अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, शुगर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। भाई क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, शक्कर यानी कि प्लांट का जो खाना है वो बनेगा,
और उस बने बनाए खाने को वो क्या कर सकते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर, जो कि कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। देखो इसके बारे में क्या बोला गया है, स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट्स ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स। देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। हम जब बात कर रहे थे पेरेन्काइमा की, कोलेन्काइमा की, तो इन टिश्यूज को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, स्क्लेरेन्काइमा की, तो इस टिश्यू को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। दीज आर डेड सेल। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर डेड सेल्स। और जब मैं आपको परमानेंट टिश्यूज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझा रही थी उस समय मैंने आपको बोला था कि परमानेंट टिश्यू के जो लिविंग सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, पतली होती है। बाकायदा साइटोप्लाज्म में जो है ना आपको न्यूक्लियस मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेंगे। और परमानेंट टिश्यूज के जो डेड सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल काफ़ी मोटी होती है और अंदर साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, खाली होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आया है, इस टिश्यू को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो सेल वॉल होंगी वो कैसी होती है, बहुत ही थिक होती है। और आप बोल सकते हो कि अंदर कुछ नहीं होता है, खाली होता है सब मामला अंदर का। तो दीज सेल्स हैव हार्ड एंड एक्सट्रीमली थिक सेकेंडरी वॉल्स ड्यू टू यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन। अगर आपको याद हो तो जब हम सेल वॉल का कंसेप्ट पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल की आप बोल सकते हो कि जो सेल वॉल है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, और जब सेल ग्रो होने लग जाता है, जब वो मैच्योर होने लग जाता है, उसके बाद में इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक और सेल वॉल डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पे उसी सेकेंडरी सेल वॉल का जिक्र किया जा रहा है। आई रिपीट, यहाँ पे उसी सेकेंडरी सेल वॉल का जिक्र किया जा रहा है कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में जो अंदर वाली वॉल होती है, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि उसमें लिग्निन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब सॉरी डिपोजिशन हो जाता है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में सेल वॉल में जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, अंदर वाली सेल वॉल, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। इस लिग्निन के डिपोजिशन से होता क्या है, lignin deposition is so thick that the cell walls become strong, rigid and impermeable to water. लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो सेल वॉल है वो थिक तो हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी, रिजिड भी हो जाएगी, लेकिन पानी के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। यानी कि अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना जिसके ऊपर लिग्निन का आकर के डिपोजिशन हो गया है, अब ये सेकेंडरी सेल वॉल पानी को अंदर या बाहर जाने नहीं देगी सेल के, तो सेल मर ही ना जाएगा। The cell lumen becomes very narrow और nearly absent। अब आप ये बताओ, जब सेल के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो उसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा ना, सेल जो है आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। सेल वॉल उसकी आप बोल सकते हो कि थिक रहेगी क्योंकि भाई लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, थिक है, हार्ड है, रिजिड है, लेकिन अंदर का जो ल्यूमेन है, क्योंकि भाई सेल के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, नथिंग, तो जो ल्यूमेन होगा सेल का वो सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, ये एकदम आप बोल सकते हो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आप बोल सकते हो कि नहीं होती हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट्स ऑफ थिक वॉल्ड, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ल्यूमेन अगर आप इसको देखोगे तो ल्यूमेन देखो कितना नैरो हो गया, ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है, ठीक है ना। ल्यूमेन देखो कितना नैरो हो गया, एकदम सिकुड़ा सा, पतला सा हो गया है एकदम ल्यूमेन। क्यों? अंदर तो सब खाली है ना, कुछ भी नहीं है सेल के अंदर, तो ल्यूमेन आप बोल सकते हो कि एकदम कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और सेल वॉल देखो आप बोल सकते हो कि कैसी है, लिग्निफाइड है। सेल वॉल कैसी है भाई, लिग्निफाइड है, क्योंकि सेल वॉल की जो सेकेंडरी सेल वॉल है उस पर लिग्निन का आकर के डिपोजिशन हो गया है। तो बेसिकली लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो इम्परमिएबल हो जाती है पानी वगैरह के लिए। जब पानी सेल के अंदर या बाहर नहीं जाएगा तो सेल तो मर ही जाएगा ना।
Okay, now the cells of sclerenchyma can be broadly grouped under two main types, fibers and sclerites. अब क्या बोला गया यहाँ पे कि sclerenchyma टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला ग्रुप किसका है? फाइबर्स का, और दूसरा किसका है? स्क्लेराइड्स का है. फाइबर्स आप बोल सकते हो कि ये लॉन्ग एलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है? एक स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है. बेसिकली ये क्या है? एक स्क्लेराइड है. भाई स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स को आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, स्क्लेराइड्स एंड आप बोल सकते हो कि फाइबर्स, है ना, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक फाइबर ही है. फाइबर मतलब क्या? देखो जब भी हम बात करते हैं किसकी फाइबर की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? थ्रेड आता है ना, धागा आता है. धागा ले लो, कॉटन का धागा ले लो या ऊन ले लो, है ना. ऊन का जो थ्रेड होता है वो भी किसका बना होता है? फाइबर्स का बना होता है. तो उन फाइबर्स को अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है ना कि काफ़ी लंबे लंबे हैं. तो देखो ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेल, ये भी कैसा है? लंबाई सा तो है. इसके एंड कैसे हैं? इसके एंड है एकदम पॉइंटेड एंड्स हैं. तो ये बेसिकली क्या है? डेफिनेटली स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का ही सेल है, लेकिन कौन सा वाला? ये है फाइबर. और ऐसे बहुत सारे होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसकी? स्क्लेराइड्स की, तो द sclerenchymatous cells which are short and possesses extremely thick lamellated lignified walls with long tubular simple pits are called sclerites. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो sclerenchymatous cells जो कि छोटे होते हैं और उनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, lignified walls होती हैं, with long tubular small pits आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स. तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बेसिकली स्क्लेराइड्स है. तो स्क्लेराइड्स ऐसे दिखते हैं और फाइबर्स ऐसे दिखते हैं. ठीक है. इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि कुछ प्लांट्स के जो फाइबर्स होते हैं उनको तो हम कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ करते हैं. जैसे कि द मेन फंक्शन ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट पार्ट्स. देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यूज़ में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मरे होते हैं. तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई अगर वो सेल्स मरे हुए हैं, अगर वो डेड सेल्स है, तो फिर वो प्लांट बॉडी के अंदर कर क्या रहे हैं? भगा उनको वहाँ से. लेकिन नहीं, प्लांट बॉडी में हर एक सेल का सिग्निफिकेंस होता है कि अगर किसी टिश्यू के सेल्स कैसे हैं? डेड भी हैं, तो वो डेड सेल्स भी क्या करेंगे? कुछ करेंगे. क्या करेंगे? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो द मेन फंक्शन क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द प्लांट पार्ट्स. इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स. तो जैसे कि अखरोट का अगर आपने वो देखा हो शेल, है ना, तो वो शेल आपको बहुत ही काफ़ी हार्ड नज़र आता है कि अगर आप अखरोट के शेल को अपने दांत से तोड़ने की कोशिश करोगे तो शायद दांत टूट जाए, लेकिन उसका शेल ना टूटे. क्यों ना टूटे शेल? क्योंकि वो शेल में क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है. भाई प्लांट का हर एक हिस्सा, चाहे वो फ्रूट हो, सीड हो, उसका फ्रूट का शेल हो, हर एक हिस्सा किसका बनता है? टिश्यू का ही बनता है. ठीक है. तो अखरोट का जो शेल होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है. ठीक है. टिश्यू में भी कौन सा? जो स्क्लेराइड्स होते हैं. स्क्लेराइड्स बेसिकली पाए जाते हैं कहाँ? नट्स वगैरह के शेल्स में. तो इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स जैसे कि फ्लेक्स, हेम्प, जूट, कोकोनट आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड. कि आपने जूट के बैग देखे होंगे, है ना, और तो वो जूट के जो बैग हैं वो कैसे बनते हैं? जूट फाइबर्स से बनते हैं. तो वो जो फाइबर्स हैं वो कौन से फाइबर्स हैं भाई? वो हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स. कॉटन के भी आप बोल सकते हो कि जैसे कोकोनट, हाँ, कोकोनट की जो छाल होती है, ठीक है, ये क्या है? कोकोनट. कोकोनट कहाँ गया अपना? कोकोनट जैसा आप ये रहा, ठीक है ना. तो कोकोनट की जो पूरी छाल होती है काफ़ी रफ होती है. ग्रीन वाला कोकोनट नहीं, जो पक्का वाला होता है कोकोनट, जिसकी कि हम चटनी बनाते हैं, है ना. तो उस कोकोनट की जो पूरी छाल होती है, वो छाल आप बोल सकते हो कि किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स की बनी होती है. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है
उसके जो सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। तो जो स्क्लेराइड्स हैं वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि सीड्स और नट्स वगैरह की जो कवरिंग है उसमें पाए जाते हैं, और जो फाइबर्स हैं वो आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से उनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके हम जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनको हम करेंगे डिस्कस। सिंपल वाले तो हो गए, है ना। आपको लग रहा होगा कि मैम सिंपल ही इतने सारे हैं तो कॉम्प्लेक्स में तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। नहीं, कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो कि कंपैरेटिवली थोड़े से ईजी होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करी है और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करी कि भाई सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के देखा जाए तो कई सारे फंक्शंस होते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्लांट टिश्यू होता है, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी प्रेजेंट होता है ये, है ना। तो कहने को तो इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू बोलते हैं। ये सेंटेंस आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कोलेनकाइमा की, तो इस टिश्यू का काम होता है प्लांट के स्पेशली एरियल पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है तो भाई इसको बनाने के लिए जो सेल्स आते हैं वो डेड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सेल्स होते हैं या जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, प्लांट बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कर सकता है और कुछ तो ये कर नहीं सकता। ठीक है ना। जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। तो स्क्लेराइड्स आप बोल सकते हो कि नट्स और फ्रूट्स के जो शेल्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, और जो फाइबर्स हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं उनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इसकी जूट की, तो जूट के जो फाइबर्स होते हैं उनसे जो है ना आप बोल सकते हो कि तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं कितने रफ होते हैं वो, है ना। तो बेसिकली जो फाइबर्स होते हैं ना ये कहीं ना कहीं कोकोनट जो अंदर फ्रूट होता है ना उसी को वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगे रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप सभी चीज़ों को पढ़ सकते हो। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और मिल करके करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, एक काम करो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लो। कैसे करोगे, गूगल पे जाकर के टाइप करोगे magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी क्या, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि आप एनटीएससी के वीडियोस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी पेज में जो आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा वहीं पे चमक रहा होगा क्या, एनटीएससी एनटीएससी एनटीएससी। तो जैसे ही आप इस एनटीएससी पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा, मतलब जहाँ पर आपके सामने एनटीएससी के सभी सब्जेक्ट्स जो है ना आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब सपोज हमें क्या करना है, एनटीएससी में केमिस्ट्री पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे लिख करके आ जाएगा ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा रहेगा एनटीएससी केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला वीडियो जो मिलेगा वो कौन सा होगा, सिलेबस ओवरव्यू का होगा। ठीक है, अगर याद हो आपको तो एनटीएससी को शुरू करने से पहले हमने क्या करा था, साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उन सभी चैप्टर्स के बारे में हमने जाना था। कहाँ, सिलेबस ओवरव्यू में। तो सबसे पहले आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपके सामने सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो खुल जाएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगा है कि भाई आज से हमें क्या करना है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन वो पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे जो आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ना, इस पे जाकर के आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन उसका पहला लेक्चर खुल करके आ जाएगा, इंट्रोडक्शन वाला। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनटीएससी के सभी वीडियोज़ को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे ना आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस पे अरेंज्ड मिलते हैं।
यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपको सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि किसके बाद में कौन सा लेक्चर देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हो तो एज सच यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं। सभी टॉपिक्स यहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।